एनीमे की शुरुआत क्रिस्टल के प्रति गहरे आकर्षण वाले हाई स्कूल के लड़के शुन असिनागा के परिचय से होती है। इन चमचमाते पत्थरों के प्रति उनका प्रेम अनायास नहीं है। उनकी मां एक पुरातत्वविद हुआ करती थीं और उनके पिता एक प्रतिष्ठित कंपनी में शोधकर्ता के रूप में काम करते हैं। हर सुबह स्कूल से पहले शॉन एक क्रिस्टल की दुकान पर रुकता है और उत्सुकता से एक दुकानदार से क्रिस्टल के चमत्कारों के बारे में बातें करता है। स्कूल में भी वह अपना ध्यान उनसे दूर नहीं रख पाता। उसका मोह अक्सर उसे अपनी पढ़ाई से विचलित कर देता है। शून्य का मानना है कि क्रिस्टल दूसरी दुनिया की कुंजी रखते हैं और कभी-कभी वह उस जादुई जगह में भागने का सपना देखता है। एक शाम शून और उसकी मां जन्मदिन मनाने के लिए अपने पिता के घर आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनके पिता अभी भी काम पर फंसे हुए थे। उनसे मिलने के लिए दृढ़ संकल्पित शून ने अपने पिता के कार्यस्थल पर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर शून अपने पिता के कार्यालय में प्रवेश करने के लिए अपनी विशेष पहुंच का उपयोग करता है। अंदर उसे एक रहस्यमयी क्रिस्टल एक कुर्सी पर तैरता हुआ मिला। विरोध करने में असमर्थ वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है। उसे आश्चर्य हुआ, क्रिस्टल हवा में मंडराते हुए चमकने लगा। इसके तुरंत बाद उसमें से एक चमकदार रोशनी फूटती है जो एक अज्ञात दुनिया के लिए एक द्वार खोलती है। क्रिस्टल शून के शरीर में गोली मारता है और वह अचानक पोर्टल में खींच लिया जाता है। इस बीच इंदौरा नामक एक अन्य दुनिया में एमिलियो लैंगहेम नामक एक युवा राजकुमार क्रोध से भस्म हो गया है। मानना है कि वर्तमान शासक राजा डेलजेन ने उनके पिता की हत्या कर दी और सिंहासन चुरा लिया। क्रोध से भरकर एमिलियो एक रात राजा की हत्या की योजना बनाते हुए उसके कमरे में घुस जाता है। लेकिन समय रहते राजा जाग जाता है और भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों अपने सीने से जादुई हथियार निकालते हैं और एक शानदार लड़ाई में भिड़ जाते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद एमिलियो अपना सिंहासन कालकोठरी में खो देता है। जबकि एमिलियो कैद में बैठा है, एक पोर्टल अचानक खुलता है और शॉन भ्रमित होकर गिर जाता है। इससे पहले कि वे शब्दों का आदान प्रदान करें, नदी की रक्षा करें और हमला करें, अप्रत्याशित रूप से शून की छाती से एमिलियो के समान एक हथियार निकलता है। परिणामस्वरूप शून्य सहज रूप से इसका उपयोग गार्डों से बचने के लिए करता है। शॉन के अप्रत्याशित कौशल से प्रभावित होकर एमिलियो भागने के लिए उससे मदद मांगता है। वे एक साथ जेल से बाहर निकलते हैं। हालांकि उनका बचना अल्पकालिक है क्योंकि बेल्दा नामक एक भयावह रेखा जैसा प्राणी उनका पीछा करता है। इसके बावजूद वे एक नदी में छलांग लगाते हैं। क्षेत्र से परिचित एक एमिलियो शून को एक गुफा के माध्यम से और एक जंगल की सुरक्षा में मार्गदर्शन करता है। जैसे ही वे जंगल में यात्रा करते हैं, उनकी मुलाकात एलिसिया नाम की एक लड़की से होती है जो एमिलियो का इंतजार कर रही थी। उसके साथ फिलारियन नाम का एक छोटा मनमोहक प्राणी भी है। उस समय एमिलियो शून को समझाता है कि वे इंदौरा की दुनिया में हैं, जो पृथ्वी से बहुत अलग जगह है। शून जैसे लोग जो पृथ्वी से आते हैं, उन्हें सतही मानव कहा जाता है। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, शून और उसके साथी आकाश में लटके हुए एक विशाल क्रिस्टल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जो सूर्य की तरह चमक रहा था। इसकी रोशनी ने जमीन को एक नरम, जादुई चमक में बदल दिया, जिससे जंगल और भी अधिक असली दिखने लगा। जब सुबह हुई तो समूह ने पूर्वशाही शोधकर्ता पास्कल को खोजने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी, जो महल से भाग गया था। यात्रा के दौरान अचानक उन पर क्रिस्टल सींग वाले एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। उस समय एमिलियो आगे बढ़ा और जानवर पर सीधा हमला कर दिया, जबकि शून ने जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने छुपे हुए हथियार का इस्तेमाल किया। साथ में वे प्राणी को नीचे लाने में कामयाब रहे, लेकिन एक और सुअर प्रकट हुआ जो उन पर जमकर हमला कर रहा था। जैसे ही स्थिति गंभीर लगने लगी, एलिसिया के साथ आया छोटा जानवर फिलारियन एक ड्रैगन में बदल गया। एक ही शक्तिशाली प्रहार से फिलारियन ने शेष जंगली सुअरों को हरा दिया, जिससे समूह भयभीत हो गया। खतरा टल जाने के बाद पास्कल छाया से बाहर आया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राहत महसूस करते हुए और उत्सुकता से समूह उनके पीछे पीछे उनके आवास तक गया। शून्य जिस रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर चुका था, उसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। एक बार वहां पास्कल ने बताया कि इस जगह को एंडुरा कहा जाता था, जो पृथ्वी के केंद्र के भीतर स्थित एक छिपा हुआ क्षेत्र था। पास्कल ने आकाश में विशाल क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए उसे एटोमिस कहा। उन्होंने बताया कि एटोमिस ने एंडुरा के लिए सूर्य के रूप में काम किया, पृथ्वी के ध्रुवों से प्रकाश और गर्मी को अवशोषित किया और इसे इस दुनिया में प्रसारित किया। रात में एटोमिस ने अपना रूप बदल लिया, बची हुई सूरज की रोशनी को चंद्रमा की तरह प्रतिबिंबित किया।
शून ने इस अविश्वसनीय दुनिया के बारे में हर विवरण को गहराई से ध्यान से सुना। पास्कल ने आगे कहा, बहुत पहले एंडोरा बेबीलोन नामक शहर के माध्यम से पृथ्वी की सतह से जुड़ा था। हालांकि बेबीलोन को नष्ट कर दिया गया था, जिससे दोनों दुनियाओं के बीच का संबंध टूट गया था। जाहिरा तौर पर राजा डेलिजेन अब इंदौरा को सतह से फिर से जोड़ने के लिए बेबीलोनियाई उपकरण के पुनर्निर्माण पर काम कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि पास्कल वही व्यक्ति है जिसने मूल रूप से बेबीलोन का निर्माण किया था। उसने रहस्यमय परिस्थितियों में महल छोड़ दिया था। अपनी बातचीत के दौरान शॉन ने विशेष हथियारों के बारे में और अधिक सीखा, जिन्हें गुप्त विरासत कहा जाता है। इंदौरा में हर कोई इन हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता था और पास्कल के पास स्वयं क्षमता का अभाव था। हालांकि एलिसिया के पास एक छिपी हुई विरासत थी, फेलारियन, उसका ड्रैगन साथी। उस समय पास्कल ने खुलासा किया कि वह अभी भी इस बात को लेकर हैरान था कि शून्य जैसे पृथ्वी की सतह के लोग स्वाभाविक रूप से इन शक्तिशाली हथियारों को बुलाने में सक्षम क्यों थे। जैसे जैसे शॉन को इंदौरा के बारे में और अधिक पता चला, बेबीलोन तक पहुंचने का उसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया। उनका मानना था कि यह उनकी अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोजने की कुंजी है। हालांकि जब शाही सैनिकों ने उन पर घात लगाकर हमला किया तो उनकी योजनाएं बाधित हो गईं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पास्कल ने समूह को अपने द्वारा डिजाइन किए गए उड़ने वाले वाहन तक पहुंचाया। वे बाबुल की ओर बढ़ते हुए अपने पीछा करने वालों से बचते हुए आकाश में उड़ गए। बेबीलोन पहुंचने से पहले पास्कल समूह को जंगल के अंदर ले गया, जहां वे उतरे और उन्हें एक छिपी हुई गुफा में आश्रय मिला, जो उनके गुप्त ठिकानों में से एक के रूप में काम करती थी। गुफा किसी भी खतरे से सुरक्षा प्रदान करती थी और इसके शांत, काफी आंतरिक भाग ने उन्हें बाहर के खतरे के कम होने की प्रतीक्षा करते हुए आराम करने की अनुमति दी। जैसे ही वे अंदर आए, पास्कल ने एमिलियो को निजी बातचीत के लिए अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। ऊंचे पेड़ों की छाया के नीचे पास्कल ने किंग डेलजैन की दो दुनियाओं को फिर से जोड़ने की योजना के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि दुनिया का अलग होना अकारण नहीं था। अंडरवर्ल्ड लंबे समय से अराजकता और विनाश से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो लोग इंदौरा के बारे में जानते थे, उनके लिए इसे आश्चर्य और सुंदरता की जगह के रूप में देखा जाता था। पास्कल ने खुलासा किया कि एक शाही शोधकर्ता के रूप में अपने समय के दौरान उन्होंने एक आशंका के कारण बैबल परियोजना को रोकने का फैसला किया था। उन्हें डर था कि दुनिया को फिर से जोड़ने से एक विनाशकारी आपदा आ जाएगी। दुनिया के संतुलन को समझने और उसकी रक्षा करने के लिए समर्पित वैज्ञानिक पास्कल के लिए बैबेल परियोजना के जोखिम इतने बड़े थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने राजा को बार बार चेतावनी दी थी और उनसे इस परियोजना को छोड़ने का आग्रह किया था, लेकिन राजा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। शक्तिहीन और पदच्युत महसूस करते हुए पास्कल ने महल छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। जाने से पहले उन्होंने बैबेल प्रणाली को कभी भी सक्रिय होने से रोकने के लिए उसमें तोड़फोड़ की। अब उनका मानना था कि उनका एकमात्र विकल्प शॉन को पृथ्वी पर वापस लाना और राजा के सैनिकों द्वारा इसका उपयोग करने से पहले बैबेलन को नष्ट करना था। जब पास्कल गुफा में लौटा तो उसने शून और अन्य लोगों से कहा कि उसे आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए शहर में जाने की जरूरत है। उसकी भगोड़े स्थिति के कारण उसे गुप्त रूप से यात्रा करनी पड़ी। उसने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वह जल्द ही वापस नहीं लौटा तो उन्हें खुद ही पास के गांव में चले जाना चाहिए। इसके साथ ही वह अपने मिशन पर निकल पड़े। एक बार पीछे छूट जाने पर शुन और एमिलियो के बीच गंभीर बातचीत हुई। एमिलियो ने राजा डेलजेन को उखाड़ फेंकने और शून से मदद मांगने की अपनी योजना का खुलासा किया। उसने आत्मविश्वास से राजा की शक्ति को कमजोर करने की एक रणनीति समझाई। उसी रात बिना पट्टे की भागीदारी के कार्य करने की योजना बनाई। बाद में एलिसिया के साथ भोजन करने के बाद शून और एमिलियो ने गुफा से बाहर निकलने से पहले उसके सो जाने तक इंतजार किया। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, एमिलियो ने शॉन को इग्नॉट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो डेलजन के शासन के खिलाफ लड़ने वाला एक विद्रोही समूह था। हालांकि उनका गुप्त मिशन तुरंत खतरनाक हो गया जब वे इग्नाट नामक प्रतिद्वंद्वी गुट के सदस्यों से घिरे हुए थे। यह पता चला कि एमिलियो ने शुरू में इग्नाट से सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और साहसपूर्वक राजा डेलजन को मारने के अपने इरादे की घोषणा की। जब एमिलियो ने इग्नाट नेता के साथ बैठक की तो तनाव कम हो गया। उन्हें गुट के सतही ठिकाने पर ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात गिरोह के दुर्जय नेता डेमित्रियो से हुई। एमिलियो और उसके समूह ने डेमित्रियो और उसके गिरोह के साथ एक साझा लक्ष्य साझा किया। वे दोनों राजा को उखाड़ फेंकना चाहते थे।
हालांकि जब डेमेत्रियो ने एमिलियो से पूछा कि राजा को मारने के बाद उसकी क्या योजना थी, तो एमिलियो कोई उत्तर नहीं दे सका। इस झिझक के कारण उपहास उड़ाया गया। डेमेत्रियो और उसके लोग एमिलियो पर हंसे, दूरदर्शिता की कमी के लिए उसका मजाक उड़ाया। वह निराश और अपमानित था। एमिलियो ने अपना आपा खो दिया और अपने छिपे हुए हथियार से डेमेत्रियो पर हमला कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि डेमेत्रियो ने बिना कोई हथियार उठाए आसानी से उस पर काबू पा लिया। जैसे ही माहौल में तनाव पैदा हुआ, शॉन ने हस्तक्षेप किया। उसने साहसपूर्वक घोषणा की कि मौजूदा राजा को हराने के बाद एमिलियो नया राजा बनेगा। इस बयान ने डेमेत्रियो का ध्यान खींचा। ट्रेग में उसने अपनी योग्यता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। डेमेत्रियो और उसके गिरोह ने उसकी वफादार तलवारों के रूप में काम करने का वादा किया। उस दिन से एमिलियो और शुन इग्नाट के साथ रहने लगे और गिरोह का विश्वास हासिल करने की कोशिश करते हुए कपड़े धोने जैसे दैनिक कामों में मदद करने लगे। इस बीच पास्कल आपूर्ति के लिए शहर की यात्रा के बाद गुफा में लौट आया। हमने एलिसिया को परेशान और नाराज पाया। वह इस बात से गुस्से में थी कि शुन और एमिलियो उसे बताए बिना चले गए थे। यह महसूस करते हुए कि वे मुसीबत में पड़ सकते हैं, पास्कल ने उन्हें ढूंढने के लिए एलिसिया के साथ जाने का फैसला किया। जब वे आखिरकार शॉन और एमिलियो से मिले तो वे तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गए। एमिलियो और शॉन के बीच अपनी अलग अलग मान्यताओं को लेकर तीखी लड़ाई हुई। डेमेत्रियो और उसका गिरोह चारों ओर खड़े होकर मनोरंजन के साथ लड़ाई देख रहे थे, लेकिन इसे रोकने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। लड़ाई तब तक चलती रही जब तक एमिलियो और सीन दोनों थकावट से बेहोश होकर जमीन पर गिर नहीं पड़े। उस शाम ठीक होने के बाद दोनों एक बैठक के लिए डेमेत्रियो और उसके गिरोह में शामिल हो गए। चर्चा के दौरान डेमेत्रियो ने बताया कि भले ही वे राजा को मारने में कामयाब रहे, लेकिन उनके पास महल की पूरी शक्ति को चुनौती देने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं थे। अधिकांश महान सेनाएं राजा के प्रति वफादार थीं, जिससे सहयोगियों को ढूंढना मुश्किल हो गया था। जैसे ही उन्होंने समाधान पर विचार मंथन किया, उन्हें एहसास हुआ कि उत्तरी क्षेत्रों में अदालत का प्रभाव कमजोर था। इस जानकारी के साथ डेमेत्रियो ने आधे मानव आधे जानवर प्राणियों की एक जाति जोसियन से मदद मांगने का सुझाव दिया। हालांकि एमिलियो ने इस विचार का कड़ा विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि जोसियन अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते थे और अक्सर राजा के लिए अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। शॉन ने महल की जेल से भागते समय एक शेर आदमी के साथ अपनी भयानक मुठभेड़ को याद करते हुए आवाज लगाई। उनकी चिंताओं के बावजूद डेमेत्रियो का मानना था कि जोशियन शक्तिशाली सहयोगी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जोशियन लोगों पर पीढ़ियों से अत्याचार किया जा रहा है और अगर मौका दिया जाए तो वे ऊपर उठने को तैयार हो सकते हैं। उन्हें क्रांति में शामिल होने के लिए मनाना एक चुनौती होगी, लेकिन डेमेत्रियो को यकीन था कि यह प्रयास करने लायक है। उस रात जब डेमेत्रियो एक पेड़ पर आराम कर रहा था, उसके दिमाग में उसके अतीत की यादें घूमने लगीं। उसने लूसियो के बारे में सोचा, जो एक जोशियन था जो बचपन से ही उसका सबसे करीबी दोस्त था। उनका बंधन अटूट था, लेकिन त्रासदी तब हुई जब लूसियो ने डेमेत्रियो को मानवीय क्रूरता से बचाने की कोशिश की। हालांकि वह बहादुरी से लड़े, लेकिन गंभीर चोटों के कारण लूसियो की मौत हो गई और उनकी जान चली गई। अपने दोस्त के बलिदान की याद ने डेमेत्रियो को परेशान कर दिया, जिससे वह दुहक और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भर गया। अगली सुबह जैसे ही राज्य की जोशियन सेना इग्नाट बस्ती में पहुंची, अराजकता फैल गई, जिससे बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ गई। उस पल में शॉन ने खुद को बेल्दा के साथ आमने सामने पाया, वही डरावना शेर जैसा प्रतिद्वंद्वी जिसने पहले उस पर हमला किया था। एक समय पर सीन को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा और वह हार के कगार पर था जब डेमेत्रियो उसकी सहायता के लिए ठीक समय पर सामने आया। साथ में उन्होंने एक भयंकर जवाबी हमला किया, लेकिन बेल्दा की ताकत भारी थी, जिससे वे घिर गए और हताश हो गए। अचानक शॉन का छिपा हुआ हथियार नई शक्ति के साथ विकिरणित होकर रूपांतरित होने लगा। इस विकास ने शॉन की ताकत में अविश्वसनीय वृद्धि की, जिससे वह लड़ाई का रुख मोड़ सका। अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ वह एक बेल्दा पर काबू पाने में कामयाब रहा, जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्यत्र डेमेत्रियो और उसके गिरोह ने दुश्मन को वापस खदेड़ने के लिए अपनी चतुराई और बहादुरी का उपयोग करते हुए महल के सैनिकों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती दिख रही थी, इलाके में तेज रोशनी फैल गई। चमक एलिसिया और पास्कल को ले जा रहे एक वाहन से आई, जो शॉन और एमिलियो का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उनके अचानक आगमन से दोनों भ्रमित हो गए। फिर बिना समय बर्बाद किए सीन और एमिलियो को लापरवाही से विद्रोह में शामिल होने के लिए डांटा।
हालांकि उन्होंने और एलिसिया ने समझाया कि वे उनका समर्थन करने आए हैं और चल रहे संघर्ष में उनकी मदद की पेशकश की है। अंततः लड़ाई खत्म होने के बाद एमिलियो और सीन ने डेमेत्रियो के समूह से अलग होने का कठिन निर्णय लिया और इसके बजाय पास्कल और एलिसिया में शामिल होने का विकल्प चुना। उस शाम पास्कल ने राजा को मारने की जिद के लिए एमिलियो को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने एमिलियो को याद दिलाया कि राजा ने उसे बचपन से पाला था और तर्क दिया कि राजा को उसके पिता की मृत्यु से जोड़ने का कोई ठोस सबूत नहीं था। इसके बावजूद एमिलियो ने बदला लेने का संकल्प लिया।